अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब बच्चे ठीक ठाक हैं। आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास है लेक्चर नंबर 4 और आज की हमारी डिस्कशन होगी ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। लेक्चर जो है इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, हम जस्ट ओम्स लॉ को और इससे रिलेटेड जो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 और ये है ओम्स लॉ। देखिए बच्चों, ओम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा जो पॉइंट है जो मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। वैसे तो वो मैंने लेक्चर नंबर 3 में एक्सप्लेन किया है। देखें बच्चों, अगर हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है और हम चाहते हैं कि इस मेटालिक कंडक्टर में से करंट पास हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस मेटालिक कंडक्टर के दोनों एंड्स पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए या एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश किया जाए। अब जो ये इसका एंड ए है फ़र्ज़ करें और ये इस कंडक्टर का एंड बी है। अब जब तक इन दोनों एंड्स के पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इसमें एक नेट फ़्लो ऑफ चार्जेस नहीं बनेगा, यानी एक नेट फ़्लो जो है फ़्लो ऑफ करंट नहीं बनेगा। अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा तो इसका मतलब है फिर भी इस कंडक्टर में से नेट फ़्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा। तो नेट फ़्लो ऑफ चार्ज या करंट के फ़्लो के लिए ज़रूरी है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। आम तौर पे किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम एक सोर्स ऑफ करंट जो है वो यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ करंट को आप लोग जो लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर 13 के लेक्चर नंबर 2 में आप लोग समझ सकते हैं। सोर्स ऑफ करंट जो है ये बच्चों कोई भी सोर्स हो सकता है, ये कोई सेल हो सकता है, ये एक एसी जनरेटर हो सकता है और ये कोई थर्मोकपल हो सकता है, राइट, और थर्मोकपल और ये कोई सोलर सेल हो सकता है, राइट। इस तरह एटसेट्रा डिफरेंट सोर्सेज जो है ये यूज़ हो सकते हैं। इनमें से बच्चों कोई भी सोर्स यूज़ हो, इस सोर्स का जो बुनियादी मकसद है, जो बेसिक ज़रूरत है या जो आइडिया है वो ये कि इस सोर्स ने इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने पर ही इस कंडक्टर में से करंट का फ्लो होगा। फ़र्ज़ करें बच्चों कि हम ये कहते हैं कि हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो सोर्स ऑफ करंट है ये एक सेल है या एक बैटरी है और इस बैटरी या इस सेल की जो वोल्टेज है वो V है, राइट। और लेट्स से दैट V इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इस 10 वोल्ट का मतलब होगा कि ये जो बैटरी है या ये जो सोर्स ऑफ करंट है ये इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है या करेगा। यानी अगर हम B को 0 वोल्ट पे ले लें, अगर इस कंडक्टर का ये वाला जो एंड है ये 0 वोल्ट पे है तो इसका मतलब होगा कि ये A एंड जो है ये फिर इसका 10 वोल्ट पे होगा। अगर ये वाला B एंड जो है ये 10 वोल्ट है तो ये जो A एंड है ये 20 वोल्ट होगा, राइट, वट एवर। यानी इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वोल्टेज का वो 10 वोल्ट होगा। तो अगर हम कोई ऐसा सोर्स यूज़ करते हैं जिस सोर्स की वोल्टेज 10 है तो इट मीन्स के वो इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है या करेगा, ठीक है। एक ये बेसिक आइडिया आप लोग याद रखें और उसके बाद फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर वो इसमें मूव होना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, ये बच्चों एक आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था जो ओम्स लॉ से पहले बताना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया इस सोर्स की मदद से और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होना शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉन्स चूँकि चार्जेस हैं और चार्जेस के फ़्लो को हम करंट कहते हैं तो हम ये कहेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर करंट का फ़्लो स्टार्ट हो गया। फ़र्ज़ करें जो हम करंट को I से रिप्रेजेंट करें और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम V से रिप्रेजेंट करें तो जो अब याद रखिएगा कि ये जो करंट है इस कंडक्टर में ये जो करंट का फ़्लो हुआ है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि इन दोनों पॉइंट्स A और B के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, स्टैब्लिश हुआ।
तो उसकी उस पर डिपेंड करता है कि इस कंडक्टर में से फिर कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो जो इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ज़हन में रखें, तो यहाँ से हम लोग ओम्स लॉ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ओम्स लॉ जो है वो बेसिकली रिलेट करता है किसी कंडक्टर में फ़्लो होने वाले करंट और उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर इस्टेब्लिश होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। और उसकी स्टेटमेंट यूँ है कि करंट flowing through a conductor, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor provided physical state of the conductor does not change. Physical state of the conductor does not change, या इसकी जगह आप वर्ड लिख सकते हैं remains constant। अब जो इसमें देखिए दो तीन चीज़ें हैं, मसलन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि करंट होगा I और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान ये बेसिकली लॉ है। तो ओम्स लॉ ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर में जब एक करंट फ्लो करता है I, तो उस करंट I और उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स पे होता है उसके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे बढ़ाया जाएगा उतना ही इस कंडक्टर में से जो करंट का फ़्लो है वो ज़्यादा होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि इस कंडक्टर की जो फिज़िकल स्टेट है वो चेंज नहीं हो। तो जो इसको मैं मैथमेटिकली पहले लिखता हूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़िज़िकल स्टेट बताता हूँ। तो अगर इस चीज़ को, अगर इस आइडिया को मैथमेटिकली हम इसको इस बात को ट्रांसलेट करें, तो मैथमेटिकली ट्रांसलेट करने पे हम ये लिख सकते हैं कि I जो है, I इज़ प्रोपोर्शनल टू V, राइट। I फॉर करंट, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। अब इसमें जो फिज़िकल स्टेट्स मैंने कही हैं, फ़िज़िकल स्टेट में जो दो तीन चीज़ें हैं, मसलन फ़िज़िकल स्टेट में है नेचर, आप ये कहेंगे कि नेचर ऑफ कंडक्टर, राइट, नेचर ऑफ कंडक्टर। और फिज़िकल स्टेट में जो आप कहेंगे डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। और तीसरी चीज़ जो है वो इसमें हम कहेंगे टेम्परेचर। अगर बच्चों ये तीनों चीज़ें जो हैं ये चेंज नहीं होती इस कंडक्टर की, अगर इस कंडक्टर की नेचर जो है, नेचर से मुराद बच्चों ये है कि ये कॉपर है, राइट, लेट्स से कि नेचर से मुराद है कि ये कॉपर का बना है या ये सिल्वर है या ये एलुमिनियम है, आयरन है, कौन सी मेटल है, ये नेचर चेंज नहीं है। अगर ये कॉपर है तो इसको कॉपर ही रहने देना है, ठीक है, वही रहने देना है। और दूसरा ये कि अगर उसी कॉपर की डायमेंशंस को आपने चेंज नहीं करना। अगर आप इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर आपने ना तो इसकी नेचर चेंज करनी है, ना ही आपने इसकी डायमेंशंस चेंज करनी है। डायमेंशन का मतलब है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसकी लेंथ, व्हाटएवर, ये चीज़ें आपने चेंज नहीं करनी। और तीसरा ये है कि इस कंडक्टर के अक्रॉस जो टेम्परेचर है इस कंडक्टर का, जहाँ ये टेम्परेचर पड़ा हुआ है, जहाँ ये कंडक्टर पड़ा हुआ है, उसकी जो उसका जो टेम्परेचर है उस जगह का, वो चेंज इस नहीं होना चाहिए, जो इस कंडक्टर पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें सेम रहती हैं तो सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कॉपर पीस लें और उसका टेम्परेचर चेंज ना होने दें, उसको फिक्स करें, तो फिर आप कह सकते हैं कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फिर वहाँ पे जो ओम्स की कंडीशन है, ओम्स लॉ की, I इज़ प्रोपोर्शनल टू V, ये वहाँ पर वैलिड होती है। अगर इन तीनों कंडीशंस में से इसको हम फिज़िकल स्टेट आप कह लें, कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट, अगर ये फ़िज़िकल स्टेट चेंज नहीं होती, इसकी नेचर भी वही, पीस भी वही, डायमेंशंस भी वही, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो फिर हम कहेंगे कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
V, तब जाकर कहीं ये होगा कि उस कंडक्टर में से फ़्लो होने वाला जो करंट है वो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चों, इतना आइडिया आप लोगों को समझ आ गया, सही है ना। अब ये चीज़ होगी। अब अगर बच्चों इसको हम I प्रोपोर्शनल V को अगर हम सॉल्व करें और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम ख़त्म करें तो यहाँ पे बच्चों I जो है दैट इज़ इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स V, राइट। यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा और उसके साथ V आएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो कांस्टेंट आता है दैट कांस्टेंट इज़ एक्चुअली 1/r, राइट। और ये जो 1/r है इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये किसी कंडक्टर की कंडक्टेंस होती है। कंडक्टेंस का मतलब जो ये है एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट द करंट, कि इस कंडक्टर में कितना करंट जो है वो स्टैब्लिश हो सकता है, कितना करंट इसमें फ़्लो हो सकता है। दैट एबिलिटी ऑफ कंडक्टर इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। और बेसिकली ये जो कांस्टेंट है वो इसका कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस जो है उसको हम लिखते हैं 1/r। यानी आप ये कह लें कि इस इक्वेशन को बेसिकली हम यूँ भी लिखना चाहिए था I इज़ इक्वल टू कंडक्टेंस, I इक्वल्स टू कंडक्टेंस टाइम्स V, राइट। ये जो कांस्टेंट चीज़ है इस ऊपर वाली इक्वेशन में, ये जो कांस्टेंट आया था वो बेसिकली कांस्टेंट जो है वो क्या है, कंडक्टेंस। यानी अगर आप ये सारी फिजिकल स्टेट्स इसकी फिक्स्ड कर देते हैं, इसकी नेचर भी चेंज नहीं करते, ये कॉपर लेते हैं और डायमेंशंस भी फिक्स्ड कर देते हैं इसकी, और इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर देते हैं, तो फिर डेफिनेटली इस कंडक्टर की जो कंडक्टेंस है वो फिक्स्ड हो जाएगी, वो कांस्टेंट होगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड 1/r। अब 1/r जो है ये जो कंडक्टेंस है, लेकिन अगर इसमें जो सिर्फ r है, सिर्फ r जो है, इस r को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, राइट। तो दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि ये चीज़ जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस भी है। अगर बच्चों कंडक्टेंस का मतलब ये है कि हाउ मच करंट इट कैन फ्लो, तो रेजिस्टेंस का मतलब है हाउ मच करंट कैन नॉट फ्लो। उसका रेसिप्रोकल है ना, उसका उलट लेना है। कंडक्टेंस मीन्स कि हाउ मच करंट कैन फ्लो, तो हाउ मच करंट कैन नॉट फ्लो विल बिकम रेजिस्टेंस, राइट। तो रेजिस्टेंस इज एक्चुअली ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये यहाँ से बन गया ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी किसी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। एक्चुअली कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो इट मीन्स ज़्यादा करंट, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कम करंट। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। कंडक्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा, कंडक्टर कम, राइट। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो बच्चों इस इक्वेशन से दोबारा अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ I इक्वल्स 1/r टाइम्स V, तो इस इक्वेशन के मुताबिक R को अगर इधर मैं शिफ्ट करूँ तो वी गेट IR इक्वल्स टू V, और आई कैन राइट V इक्वल्स IR। तो बच्चों ये जो V इक्वल्स IR है दैट इज़ बेसिकली इक्वेशन फॉर ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ की इक्वेशन है, ये बहुत पॉपुलर इक्वेशन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस इक्वेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ इक्वेशन ऐसे ही है जैसे मैकेनिक्स में न्यूटन का सेकंड लॉ। तो जो ये इक्वेशन जो है ये आप इसको अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना आपने, V इक्वल्स IR। अब इसमें सारे पैरामीटर्स को आप समझते हैं। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो जो भी सोर्स लगाया उसके ज़रिए बनेगा, तो वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। बार बार मैं कह रहा हूँ V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, I द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, एंड R द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन ऑफ कंडक्टर, राइट। तो इस पोर्शन की जो रेजिस्टेंस है उसको R कहेंगे। समझ आ गई बच्चों बात की। अच्छा, अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस को मैं फर्दर जो है हम डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस बच्चों अभी जैसे मैंने कहा कि एक फ़िक्स्ड जो डायमेंशंस होंगी या एक फ़िक्स्ड जो
फिज़िकल स्टेट होगी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो होगी, एंड दैट इज़ ओपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। अगर बच्चों मैं एक कॉपर वायर लेता हूँ, लेट्स से बच्चों ये कॉपर वायर है, इस तरह एक मैं लेता हूँ सिल्वर वायर लेता हूँ, इस तरह मैं एक आयरन लेता हूँ, ये मेरे पास कॉपर है, ये एक वायर है सिल्वर और ये एक वायर है आयरन। अब बच्चों अगर इन तीनों कंडक्टर्स को एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट किया जाए और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम हो, यानी इन तीनों कंडक्टर्स को एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अगर कनेक्ट किया जाए तो इन तीनों कंडक्टर्स की डायमेंशंस को भी सेम लिया जाए, ये तीनों कंडक्टर्स की लेंथ भी सेम है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, यानी इनकी डायमेंशन सेम है, और इनको एक ही पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा जाए तो इन तीनों कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी डिफरेंट। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। अब आप सोच रहे हैं कि तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया, एक ही सोर्स से जोड़ा, तीनों की लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, फिर भी तीनों में करंट डिफरेंट है। तो वाई, क्यों इन तीनों में करंट डिफरेंट है? दैट इज़ ड्यू टू इट्स नेचुरल प्रॉपर्टी, एंड दैट नेचुरल प्रॉपर्टी इज़ इट्स कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, जो भी आप कह लें कि तीनों कंडक्टर्स में करंट के फ्लो की एबिलिटी डिफरेंट है, तीनों कंडक्टर्स की जो कंडक्टेंस है वो डिफरेंट है, बिल्कुल इसी तरह तीनों कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है। जिस कंडक्टर की कंडक्टेंस ज़्यादा है, लेट्स से इन तीनों में मैं कहता हूँ सिल्वर की कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स सिल्वर की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। कॉपर की कंडक्टेंस कम है सिल्वर से, तो सिल्वर से कॉपर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। आयरन में कंडक्टेंस सबसे कम है, तो इसका मतलब है आयरन की जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों से ज़्यादा है। तो कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ऑलराइट। तो ये बच्चों रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ एक्चुअली जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उतनी कंडक्टेंस या उतना करंट का फ्लो हम अंडरस्टूड होगा कि वो वहाँ पे कम है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस के यूनिट जो हैं ये जो इसी से ओम्स लॉ, ओम मिस्टर ओम जो हैं, ओम साहब जो हैं उनके नाम पे इसके यूनिट हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अगर मैं डिफ़ाइन करूँ 1 ओम को, अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए 1 ओम को, तो अब हमें पता है कि जो V है दैट इज़ इक्वल्स टू IR, तो यहाँ से बच्चों जो R है दैट इज़ इक्वल्स V ओवर I। तो रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड देयर इज़ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगी अगर उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करे वो 1 एम्पियर हो। ठीक है ना बच्चों, समझ गए ना बात को। तो रेजिस्टेंस इज़ 1 ओम इफ़ देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt across the ends of a conductor and there is a current of 1 ampere flowing through the conductor। ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हमें किसी जगह ज़रूरत पड़ जाए कि हम 2 ओम को डिफ़ाइन करें, राइट, कि लेट्स से किसी जगह हमने 2 ओम्स को डिफ़ाइन करना है। तो अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ, ओम जो है ना बच्चों, इसके लिए हम एक सिंबल भी यूज़ करते हैं और वो इस तरह से होती है। ठीक है, तो 1 ओम को हम इस तरह से सिंबल वाइज भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर, इसको लिख सकते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो 2 ओम का क्या मतलब होगा? तो 2 ओम रेजिस्टेंस का मतलब है कि इफ़ देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट पर एम्पियर, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और उसकी वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो इट मीन्स कि उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी 2 ओम। इस तरह 10 ओम का मतलब होगा कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिशेस अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो दैट विल बी 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। इस तरह से हम जो है वो रेजिस्टेंस के यूनिट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में
जो है वो आपसे बात करता हूँ। अच्छा जो देखें, आपने ये इक्वेशन देखी, ये वाली इक्वेशन बेसिकली इस्टेब्लिश हुई थी ओम्स लॉ से। तो I इक्वल्स 1/r टाइम्स V। तो आई वी ग्राफ, राइट, मैं हेडिंग यहाँ पे बनाता हूँ आई वी ग्राफ, राइट। आई वी ग्राफ मीन्स के ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और उस पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से जो करंट है वो I है। अब जैसे जैसे हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बढ़ाएंगे, तो कंडक्टर के अंदर जो करंट है उसका फ्लो ज़्यादा होता जाएगा। तो I और V के दरमियान जो ग्राफ है, लेट्स से दैट ग्राफ इज़ आई वी ग्राफ। तो जो याद रखें, इसमें आई वी ग्राफ में इस तरफ को हम I लेते हैं और इस तरफ को हम V लेते हैं। I डिपेंड्स ऑन V, राइट, V इज़ इंडिपेंडेंट, I डिपेंड्स ऑन V। जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा था कि करंट डिपेंड्स ऑन V। तो जो डिपेंड करता है वो वाई एक्सिस पे और जिस पे करता है वो V पे। तो जो आई वी ग्राफ जो है वो जब हम बनाएंगे तो दैट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ when I is directly proportional to V and I is equal to constant into V, so this graph must be a straight line। तो ये जो straight line है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, that is 1/r। और मैंने अभी आपसे कहा कि 1/r जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टेंस को। तो I is directly proportional to V, ठीक है, I is directly proportional to V if द फैक्टर्स आर कांस्टेंट। देखिए ना यहाँ पे कांस्टेंट भी है, यानी I और V। अगर मैं I ओवर V करूँ तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, ठीक है ना, I ओवर V इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि I ओवर V इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सो व्हाट इज़ दिस कांस्टेंट क्वांटिटी? सो I ओवर V इज़ इक्वल टू बेसिकली conductivity, right, that is 1/r and this is called conductance। तो IV graph is actually represents 1/r and 1/r is conductance, so this graph represents conductance। ठीक है बच्चों, ये आप याद रखें। और यहाँ पे आप ये भी बात याद रखें कि जिस मेटालिक कंडक्टर के लिए ये ग्राफ ट्रू हो, जिस मेटालिक कंडक्टर में ये चीज़ सेटिस्फाइड हो जाए कि उसका I और V जो है उसके दरमियान अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें और वो स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो ऐसे कंडक्टर्स को हम ओहमिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बाज़ औक़ात डेफिनेशन आ जाती है या एक MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ एन ओहमिक कंडक्टर। तो ओहमिक कंडक्टर जो है ये ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और ओम्स लॉ को ओबे करने का मतलब है कि उन कंडक्टर्स में जब भी हम I और V का ग्राफ बनाएंगे दैट ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी तमाम फिज़िकल स्टेट्स जो है उसको सेटिस्फाई करता है और वो कांस्टेंट है और ये कंडक्टेंस वाली कंडीशन पूरी उतरती है। तो दैट ग्राफ इज़ ओनली फॉर दैट कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ। ठीक है बच्चों। अब जो एक और बात याद रखें कि आई वी ग्राफ है तो वी आई ग्राफ भी बन सकता है। वैसे ये भी आप याद रखिएगा कि एक आई वी ग्राफ है और एक वी आई ग्राफ है। अगर इस ग्राफ को हम इस तरह से मैं बनाऊं कि इसमें इस तरफ आई कर दूं और इस तरफ मैं वी कर दूं, तो फिर भी ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो फिर ये ग्राफ बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अगर ये वाली इक्वेशन हम ले लें v इक्वल्स आई आर, तो इसमें v डिपेंड्स ऑन i, ठीक है ना, v ओवर i इज़ इक्वल टू r। इस इक्वेशन के मुताबिक जो है ये बनेगा v ओवर i एंड दैट इज़ इक्वल्स टू r। तो इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी वी आई ग्राफ, और अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ फिर ये जो कांस्टेंट होगा, ये जो कर्व होगी, ये जो कांस्टेंट यहाँ पे बनेगा दैट विल बी रेजिस्टेंस। तो इसमें बाज़-औक़ात ये दोनों ग्राफ्स में ये प्रैक्टिस होना बच्चों ज़रूरी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन बताता हूँ कि किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि इसको बच्चों बेसिकली कहते हैं स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, राइट। किस तरह से क्वेश्चन आएगा, पहले ग्राफ में ये जो क्वेश्चन कहते हैं इस तरह से पूछते हैं स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ? स्लोप मीन्स द रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज।
आई ओवर वी। सो स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज व्हाट? ठीक है, आंसर करें इसका, दिल में सोचें आंसर इसका। स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ मीन्स आई ओवर वी। स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ मीन्स आई ओवर वी। तो बच्चों आई ओवर वी इज व्हाट? आई ओवर वी इज 1 over r मीन्स कंडक्टेंस। सो स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज एक्चुअली कंडक्टेंस। ठीक है, याद रखना ही है, MCQ आपके बहुत काम आएगा। स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज कंडक्टेंस। इसी तरह स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, अगर ये चेंज कर देता है उसको पेपर में, क्वेश्चन एग्जामिनर चेंज कर देता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी आई ग्राफ इज एक्चुअली रेजिस्टेंस। ठीक है, उसका उलट हो जाएगा वो। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज कंडक्टेंस, राइट, और स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज रेजिस्टेंस। ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ, इसको आपने याद रखना है। ये एक पॉइंट यहाँ से मैंने आपके लिए आपको बताया। अच्छा बच्चों, अब मैंने लास्ट पे ये कहा कि जो ओमिक कंडक्टर के बारे में बताया कि ऐसे तमाम कंडक्टर्स जो इस ग्राफ को, आई वी ग्राफ को फॉलो करते हैं और स्ट्रेट लाइन होता है, उनको हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसे तमाम कंडक्टर्स जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉलो नहीं करते, उनको हम नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो नॉन ओमिक हेडिंग बना लें आप कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स, राइट। तो बच्चों नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं ऑल दैट कंडक्टर्स which do not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors। ठीक है बच्चों, वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों आपसे पूछे कि नॉन ओहमिक की एग्जाम्पल दें, तो बच्चों पहली एग्जाम्पल है फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब, फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब। और दूसरी एग्जांपल बच्चों इसकी है सेमीकंडक्टर डायोड। ये दो एग्जांपल्स आप लोग जो है वो अपने पेपर में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड। अच्छा बच्चों, इसमें अब अगर मैं फिलामेंट को एक्सप्लेन करूं कि अगर कोई एक बल्ब है और उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ये एक फिलामेंट बल्ब है और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया और ये जो बल्ब है ये लाइटेड अप है। अगर बच्चों इसके लिए हम IV ग्राफ बनाएं, इस तरफ को I ले लें और इस तरफ को V ले लें, तो स्ट्रेट लाइन और फिर यूँ इस तरह से बनेगा। तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका जो ग्राफ है, जब इसमें करंट पास करेगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, तो उस करंट का मैग्नीट्यूड I है और पोटेंशियल डिफरेंस V है। स्टार्ट में बच्चों ये ग्राफ जो है IV वो स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ तक, लेकिन बाद में ये कर्व हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह ये है कि टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जब हमने ये बल्ब ऑन किया तब करंट फ्लो हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ हुआ किया हमने, तो जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। लेकिन ग्रेजुअली ये हुआ कि जैसे ये बल्ब ऑन रहा, तो इस बल्ब के ऑन रहने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हुआ, और टेम्परेचर चेंज होना जो है ये आपको पता है कि ओम्स लॉ में वायलेशन है, उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो जाएगी, तो इस फिलामेंट की रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये नॉन ओहमिक कंडक्टर होगा। ये जो फिलामेंट है बल्ब का, वो जिस भी मटेरियल से बना है वो टंगस्टन होता है आमतौर पे, तो वो जो टंगस्टन है वो बिहेव करेगा एज ए नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक है बच्चों, दूसरी एग्जांपल जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड है। तो सेमीकंडक्टर डायोड को जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर तो जस्ट ये एज ए एग्जांपल आ रहा है। तो सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है। वो बच्चों जब हम सेमीकंडक्टर डायोड को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों उसमें इस तरह से
होता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड में अगर उसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से बन सकता है। ये फॉरवर्ड बाइस के लिए होता है और ये रिवर्स बाइस के लिए। बहरहाल आप देख सकते हैं कि आई वी ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ देखना ये है कि आई वी ग्राफ इज़ नॉट आ स्ट्रेट लाइन। और जब आई वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो इट इज़ अंडरस्टूड कि ये जो मटेरियल है या जो कंडक्टर है वो ओहमिक कंडक्टर नहीं है। ये डायोड की सिंबल है, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 में। तो ये जो आई वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अब इसकी समरी बनाएं तो आई वी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन्स कि वो ओहमिक कंडक्टर है, और आई वी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो ओहमिक कंडक्टर नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। तो ये है ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, और लास्ट पर एक चीज़ मुझे नज़र आ गई, बस वो मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस जो है ये बच्चों इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे। ये जो तीनों फैक्टर्स हैं इन पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है या MCQ आता है कि ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो आप लिख सकते हैं नेचर ऑफ कंडक्टर, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। तो ये बच्चों रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करती है। इसको अलग टॉपिक में भी हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए याद रखें कि रेजिस्टेंस इन तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बच्चों हमारा यह आज का लेक्चर कंक्लूड हुआ, विच इज़ ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो इसमें बच्चों ओम्स लॉ की स्टेटमेंट, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट, ओहमिक रेजिस्टेंस के यूनिट, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स और उनकी कुछ एग्जांपल्स। अगर किसी बच्चे के जहन में ओहमिक की एग्जांपल है तो बच्चों याद रखें जो ओहमिक कंडक्टर है ये एक तरह से एक आइडियल सिचुएशन है कि कोई कंडक्टर जो है वो ओहमिक हो। ये बड़ा ही एक आइडियल सी सिचुएशन है, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस वजह से करंट के फ्लो की वजह से उसका जो हीटिंग इफेक्ट होता है, टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसकी जो टेम्परेचर वाली कंडीशन है वो मोस्टली फुलफ़िल नहीं होती। तो एक भी कंडीशन अगर फुलफ़िल नहीं होती तो फिर वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो इसलिए ओहमिक कंडक्टर की जो एग्जांपल है ये देना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर हम ये कह देते हैं कि ये ऑलमोस्ट एक आइडियल केस जो है वो बनता है। ठीक है बच्चों, नॉन ओहमिक की तो बहुत सारी एग्जांपल्स है। फिर अगर कोई कंडक्टर ओहमिक नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो नॉन ओहमिक ही है। तो जो ओहमिक नहीं है वो फिर नॉन ओहमिक कंडक्टर की एग्जांपल में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहरहाल इसको आपने याद रखना है। इसमें बहुत अच्छे MCQs हैं, इसमें बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी जो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को अच्छा सा प्रिपेयर करें। अगर कोई पॉइंट रह गया, मिस हो गया, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग उसको कमेंट्स में लिखें, मुझे टेक्स्ट करें, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी, ऑलराइट, चलें जी, ओके जी, अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।